गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वैल्यू एजुकेशन। सो आज हम लेकर आए हैं BSOC 104 के असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस एंड आंसर। जो इग्नू ने अभी असाइनमेंट जमा करने की जो अंतिम तिथि रखी है वो है 31 अक्टूबर 2025। जनवरी 2025 सेशन के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको 31 अक्टूबर 2025 तक अपना स्तरीय कार्य यानी कि असाइनमेंट्स कंप्लीट करके स्टडी सेंटर में जमा करवाने होंगे विदाउट फेलियर। सो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट्स टाइमली मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो आज हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 10 क्वेश्चंस है। पहले दो क्वेश्चन 20 नंबर के हैं। बाकी जो स्तरीय कार्य दो के 3 क्वेश्चंस हैं, 3, 4 एंड 5 10 मार्क्स के हैं और बाकी रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस 6 मार्क के हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर टोटल 100 मार्क्स के होते हैं। अगर आप असाइनमेंट्स अच्छे से लिखते हैं तो आपको मार्क्स 80 प्लस मिलने की संभावना रहती है। अगर आप लिखने का तरीका नहीं बदलते हैं, ऐसे ही लिखते हैं और बुलेट्स में नहीं लिखते हैं या उसकी एक्सप्लेनेशन और करंट से जोड़कर नहीं लिखते हैं तो शायद आपको मार्क्स कम मिलेंगे। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपके जो असाइनमेंट्स है उसमें काफ़ी इंफॉर्मेटिव डाटा हम डालने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। BSOC 104 असाइनमेंट्स के आंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन जो हमारा है उसमें है कि महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी की जो दोनों स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे और उनके विचार क्या क्या थे, उनके विचारों की चर्चा करनी है और उनके विचारों में क्या चीज़ें अलग थी वो सब चीज़ हमें बताना है। तो पहले हम चर्चा करते हैं गांधी के विचार के बारे में। तो जो गांधी थे वो ग्रामीण स्वराज की बात करते थे, अहिंसा की बातें करते थे, स्वदेशी बातें करते थे और जाति व्यवस्था की बातें करते थे। लेकिन जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे उनके विचार थे कि सामाजिक न्याय, समानता, संवैधानिक अधिकार की बात करते थे, धर्म दोनों के, और ये सभी बातें हमें मतलब दोनों के विचारों में देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम दोनों के विचारों के बीच समानता देखें तो उसमें क्या क्या समानता थी कि जो गांधी जी बात करते थे मानवाधिकार की, वही बातें भीमराव अंबेडकर भी करते थे। जैसे गांधी स्वतंत्रता के बारे में बात करते थे, संघर्ष किया था, और सेम जो अंबेडकर जी ने किया था। अगर हम बात करें निष्कर्ष की तो गांधी और अंबेडकर दोनों ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गांधी ने सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर जोर दिया था, जबकि अंबेडकर ने सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों पर। और उनके विचारों में कुछ अंतर थे लेकिन दोनों का लक्ष्य एक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज का निर्माण करना था। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। भारतीय उपमहाद्वीप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? तो उसके बारे में सभी बताया हुआ है कि भारतीय उपमहाद्वीप में राष्ट्रवाद का उदय ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में हुआ, जिसमें विभिन्न धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय समूहों को एक साझा उद्देश्य स्वतंत्रता और स्वशासन के लिए एकजुट किया गया था। इस प्रक्रिया में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, ऐतिहासिक अनुसंधान, सामाजिक पत्रों और साहित्यों का प्रसार और यातायात और संचार के साधनों का विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो राष्ट्रवाद के आधार थे वो क्या क्या थे, क्यों लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। तो इसमें जो लोग थे उन्होंने औपनिवेशिक शासन का विरोध किया क्योंकि वो सभी परेशान आ चुके थे। भारतीय लोगों में असंतोष और प्रतिरोध की भावना पैदा हो गई थी, जिससे कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट है वो है कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। उसके बाद ऐतिहासिक अनुसंधान हुए। उसके बाद 4 नंबर पर समाचार पत्रों और साहित्य का प्रसार। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं और साहित्य ने ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना की और भारतीय जनता को स्वतंत्रता और स्वशासन के महत्व से अवगत कराया। आज भी समाचार पत्रों, साहित्य और डिजिटल मीडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है आज के समाज में।
जो कि पहले भी रही है, पहले डिजिटल मीडिया था नहीं, तो समाचार पत्रों और साहित्यों का प्रसार जो था, उसने अपनी एक अच्छी भूमिका निभाई, जिनमें कि ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना की और लोगों में जो स्वशासन की जागृति थी वो हुई। यातायात और संचार के साधनों का विकास भी हुआ। उसके बाद सामूहिक पहचान का उदय हुआ, उसके बाद सांस्कृतिक और धार्मिक एकता। प्रश्न नंबर 3 की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ क्या-क्या है? तो भारतीय संविधान जो है वो दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, जिसमें सरकार का एक संसदीय स्वरूप है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है यानी कि डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, सेकुलरिज्म है, स्वतंत्र न्यायपालिका जैसी विशेषताएं शामिल है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या-क्या है? तो सबसे लंबा लिखित संविधान, जैसे कि मैंने बताया आपको, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, काफ़ी देशों के जो संविधान हैं, उनको पढ़ कर के, उनसे प्रेरणा लेकर के, उनकी सभी अच्छी चीज़ें लेकर के हमने अपने सुझाव में डाली हुई है। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण भी है। उसके बाद बात करें तो संघीय और एकात्मक विशेषताओं का मिश्रण भी है। उसके बाद सरकार का संसदीय स्वरूप भी है और उसके बाद हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, फिर बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र न्यायपालिका, वयस्क मताधिकार, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान। मतलब कि आप जितना लिख सकते हो उतना कम है संविधान की विशेषताओं के बारे में बताना। उसके बाद हम बताते हैं कि प्रश्न नंबर 4, प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद भारत में दलित आंदोलन एक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक शक्ति रहा। तो दलित आंदोलन क्या था स्वतंत्रता के बाद? दलित आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो जातिगत भेदभाव के खिलाफ इसको खत्म करना था, संवैधानिक और कानूनी अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहिए, सामाजिक जागरूकता चाहिए लोगों में, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति होना चाहिए। दलित आंदोलन के सामने चुनौतियां क्या आई? जातिगत भेदभाव, उत्पीड़न उत्पीड़न और हिंसा का सामना करना पड़ा उनको, सामाजिक आर्थिक असमानता थी, राजनीतिक भागीदारी थी, जागरूकता की कमी थी। अब हम बात करते हैं कि दलित आंदोलन का भविष्य, दलित आंदोलन का महत्व। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं कि भारत में निर्जातीय पहचान क्या है, यानी कि एथनिक आइडेंटिटी क्या है? तो इसके बारे में बताया हुआ है। उसके बाद निर्जातीय पहचान के प्रमुख स्वरूप क्या-क्या है? जैसे कि भाषा, धर्म, क्षेत्र, जाति, संस्कृति। निर्जातीय पहचान के दावे क्या-क्या है? कि स्वशासन है, भाषाई अधिकार है, सांस्कृतिक संरक्षण है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आर्थिक अधिकार, निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं कि भारत में जातीय पहचान एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है। यह विभिन्न कारकों पर आधारित है और विभिन्न जातीय समूह अपनी पहचान स्थापित करने और अपने अधिकारों के लिए दावा करने की कोशिश करते हैं। निर्जातीय पहचान और उनके दावे भारतीय राजनीति और समाज में अनेक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं संस्कृतिकरण, यानी कि संस्कृतिजेशन। एक प्रक्रिया है जिसमें निम्न जाति के लोग उच्च जाति के रीति रिवाजों, प्रथाओं, जीवन शैली को कॉपी करते हैं, यानी कि अपनाते हैं और अपनी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। यह एक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है जो भारतीय समाज में अक्सर देखी जाती है। संस्कृतिकरण को सबसे पहले एम.एन. श्रीनिवास ने 1950 के दशक में लोकप्रिय बनाया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो संस्कृतिकरण के कुछ उदाहरणों में शामिल है, जैसे कि निम्न जाति के लोग उच्च जाति के लोगों की तरह कपड़े पहनना, भोजन करना, धार्मिक अनुष्ठान करना, उच्च जाति के लोगों के रीति रिवाजों जैसे दहेज को अपनाते हैं, वे उच्च जाति के लोगों के व्यवसाय को अपनाते हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की, जो बंगाल में 1946 और 47 में तेभागा आंदोलन जो किसानों ने किया था उसकी बात करते हैं। तो एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था जो बंगीय प्रादेशिक किसान सभा बीपीकेएस के नेतृत्व में शुरू हुआ था। इसके बाद इसके आंदोलन के कारण क्या थे? शोषणकारी बटाईदारी प्रथा क्या थी? 1947-43 का अकाल आ गया था। फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का हस्तक्षेप किसानों के आंदोलन में होना। आंदोलन की मुख्य बातें क्या थी? उन्होंने किस किस चीज़ की मांग की थी? इसका नेतृत्व किसने किया था? क्षेत्र कौन सा था? महिलाओं की भागीदारी क्या रही थी? तो कोई भी आंदोलन है उसमें थोड़ा अच्छा लगता है जब हम किसी भी आंदोलन के बारे में लिख रहे हैं तो उसमें हम महिलाओं की भागीदारी लिख देते हैं, तो इससे हमारे असाइनमेंट्स पे एक पॉजिटिव रिमार्क्स आता है कि हाँ, मतलब बहुत अच्छा है ये, एक गुड साइन की तरह रिफ्लेक्ट करता है।
आंदोलन का प्रभाव क्या-क्या हुआ था, किसानों को लाभ क्या हुआ, सामाजिक परिवर्तन क्या है, भूमि सुधारों की दिशा में क्या कदम उठाए गए। उसके बाद बात करते हैं हम सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता एक विचारधारा है और सांप्रदायिकता के कुछ मुख्य पहलू है, धर्म या संप्रदाय के आधार पर समाज का विभाजन करना, दूसरे धर्म या संप्रदायों के प्रति घृणा और शत्रुता पैदा करना, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानना, अपने धर्म या संप्रदाय के हितों को प्राथमिकता देना, राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिकता का उपयोग करना। उसके बाद सांप्रदायिकता के कारण क्या-क्या हो सकते हैं, सामाजिक हो सकता है, आर्थिक असमानता हो सकती है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारक हो सकते हैं, राजनीतिकरण हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं सांप्रदायिकता के परिणाम। तो सांप्रदायिकता कोई भी चीज़ जो गलत है, उसके परिणाम भी हमेशा ही गलत रहे हैं, जैसे कि सामाजिक विभाजन और संघर्ष, हिंसा और दंगे, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरा। सांप्रदायिकता का मुकाबला करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शिक्षा को बढ़ाना चाहिए, जागरूकता लोगों को जागरूक करना चाहिए, सामाजिक न्याय और समानता होनी चाहिए, धार्मिक सहिष्णुता और आपसी समझ विकसित करना, राजनीतिक दलों द्वारा सांप्रदायिकता का परित्याग करना। प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो प्रश्न नंबर 2 है अंतरपीढ़ीगत का मतलब क्या है? उदाहरण के लिए अंतरपीढ़ीगत के संबंध बताओ, अंतरपीढ़ीगत की गतिशीलता, क्या ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है? उसके बाद अंतरपीढ़ीगत न्याय क्या-क्या है? अंतरपीढ़ीगत संघर्ष क्या-क्या है? अंतरपीढ़ीगत संचरण क्या-क्या है? उसके बाद अगर हम बात करें तो यह संघर्ष विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है, जैसे पारिवारिक संघर्ष के रूप में, कार्यस्थल संघर्ष के रूप में, सामाजिक संघर्ष के रूप में, सामाजिक परिवर्तन के रूप में और तकनीकी प्रगति के रूप में, शिक्षा और जागरूकता। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की, निर्जातीयता का सामाजिक निर्माणवाद दृष्टिकोण क्या है? यह मानना है कि निर्जातीयता कोई वस्तुनिष्ठ वास्तविकता नहीं है। सामाजिक निर्माणवाद का अर्थ क्या है? फिर निर्जातीयता का सामाजिक निर्माणवाद दृष्टिकोण क्या है? इसकी पहचान का निर्माण, फिर सांस्कृतिक मानदंड क्या-क्या है? ऐतिहासिक प्रक्रियाएँ क्या-क्या है? शक्ति संबंध क्या-क्या है? उदाहरण क्या-क्या है इसके और निष्कर्ष में हम बताते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन एंड वीडियोस टाइमली मिल सके। थैंक यू।